लोकायत में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ चर्चा में हैं एक विशेष साहित्यकार, छत्तीसगढ़ से श्री संजीव खुद शाह। उनका परिचय देने की बहुत आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देश भर में लोग उनको एक बहुत प्रगतिशील और काम करने वाले साहित्यकार के रूप में जानते हैं। अम्बेडकरवादी आंदोलन से उनका बहुत पुराना रिश्ता है। और उनकी एक पुस्तक सफाई कामगार समुदाय, जो देश भर में सफाई के काम में लगी हुई जातियां हैं, उनके पूरे इतिहास और भूगोल को उन्होंने उस पर तराशा है। तो बहुत ही इस पुस्तक की प्रशंसा की गई थी। संजीव जी जो है वो इस समय पीएचडी भी कर रहे हैं जर्नलिज्म में, और बहुत उनके विविध व्यक्तित्व के बड़े आयाम हैं। और आज हम यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं, एक विशेष परिस्थितियों में देश भर के सामने एक हमने देखा कि जो अभी उच्चतम न्यायालय का एक फैसला आया अनुसूचित जाति के वर्गीकरण के सवाल पर। और उस फैसले के कारण से देश भर में जो है इस समय एक बड़ी विभाजन सी जो दलित जातियों में है वो दिखाई दे रहा है। और जातियों आम आदमी में विभाजन तो चलता है, क्योंकि आम आदमियों की निष्ठाएं जैसी होती हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी दुखद बात इसमें दिखाई दे रही है, जो बुद्धिजीवी वर्ग जो है, जो अम्बेडकरी आंदोलन के अगुवा लोग हैं, वो भी इसमें जो है बहुत साफ नहीं दिखाई दे रहे हैं और जातियों से आगे नहीं निकल पा रहे हैं। और संजीव जी से हम आज पूरी विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे, क्योंकि उन्होंने वर्गीकरण के जो पूरा सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसका समर्थन किया है। क्यों उन्होंने समर्थन किया, समर्थन करने के बाद कैसे उनके पास में रिएक्शंस उनके साथ में रहे हैं, और क्या वो आगे देख रहे हैं, जो अन्य उनके मित्र लोग हैं उनके, जो इस पूरे फैसले पर उनकी जो नजरिया है, जो पार्टियां अपने को दलित समुदाय की पार्टियां कहती हैं, या जो बुद्धिजीवी हैं, अम्बेडकरी आंदोलन के जो लोग हैं, साहित्यकार हैं, आज हम इन सब चीजों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। जो हमारी उम्मीद है कि सभी लोग इसको इस नजरिए से देखें कि एक अम्बेडकरी आंदोलन को समर्पित साहित्यकार ये अपने दिल से अपनी बात को रखेंगे, और समझ में आएगा कि ये पूरा मसला जो है केवल तकनीकी का नहीं है कि एक निर्णय आ गया या उस जाति को इधर डाल दो, इसको उधर डाल दो, बल्कि एक विस्तार जो सामाजिक हमारा ढांचा है और उसमें जो दिलों के जोड़ने की बात होती है, वो कहीं ना कहीं पर शायद उस तरीके से नहीं हो पाई है जैसे होनी चाहिए थी आज से कई साल पहले। तो संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। तो शुरुआत इसी बहुत बात बहुत से धन्यवाद। कि आपका तो डीएमए ऑनलाइन में आप हमेशा उपलब्ध हैं, और आज सबका आप इंटरव्यू करते हैं, तो आज हम आपके साथ बातचीत कर रहे हैं। तो शुक्रिया। थैंक यू। तो ये पहली बात, तो शुरुआत ही इसी चीज से करते हैं हम कि जी। जो अभी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वर्गीकरण के सवाल पर, तो उस फैसले को आप किस नजरिए से देख रहे हैं, क्या क्यों आपने उसका समर्थन किया है, जबकि अधिकांश लोग जो है, जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं और पार्टियों के नेता हैं, वो सब उसके विरोध में आ गए और एक भारत बंद का भी आयोजन हो गया। हम्म। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है वो, उसका अगर कंक्लूजन निकालें तो दो बातें उसमें खुल करके सामने आती है। एक तो ये है कि क्रीमी लेयर की बात है, उसमें जो सजेशन उसने दिया है क्रीमी लेयर के संबंध में। और दूसरी बात आती है कि जो पिछड़ा दलित है उनको अलग से आरक्षण में वर्गीकरण करके अलग से आरक्षण दिया जाए। क्योंकि सारे दर्शक हैं वो जानते होंगे कि ये पंजाब का केस है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जिस पर अपना वर्डिक्ट दिया है। ऑलरेडी मुसहर, माफ कीजिएगा, मजहबी और वाल्मीकि जो जाति है वहां पर उनको अलग से आरक्षण मिल रहा है। उसी के अपील में ये आकर के फैसला इस तरह से आया है। लेकिन जो आपने प्रश्न किया है कि इसको मैं किस नजरिए से देखता हूं और क्यों देखता हूं, दरअसल बात यह है कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने जब बोल दिया कि क्रीमी लेयर को
वो नहीं लागू करेंगे, तो मेरे ख्याल से क्रीमी लेयर पे ज्यादा हम बातचीत नहीं जी जी करते हैं। बिल्कुल, वो तो हम सब पार्टियों की बाकी राय एक है, उसमें कोई क्रीमी लेयर एक के है, पक्ष में कोई नहीं है। उसमें मेरी भी राय है, मैं भी उसमें समर्थन बिल्कुल हूँ, बिल्कुल, हम बिल्कुल उस समर्थन बात में करता हूँ। क्रीमी हाँ, लेयर के कहिए। विरोध में है पूरे। जी, लेकिन वर्गीकरण की जो बात है, वो असल में जो वर्गीकरण से भेद डाला जा रहा है, कहा जाता है, तो वो भेद है ऑलरेडी। दलित को अगर कहें, ऊपर से देखें अगर हिंदू जाति में दलित को, तो दलित एक अलग से एक यूनिट दिखता है। लेकिन अंदर से ये यूनिट एक नहीं है, यूनाइटेड नहीं है। दलितों में आपस में भेद, वो भेद अंबेडकर जयंती के कार्यक्रमों में, बुद्ध विहारों में और तमाम जगहों पर ये भेद दिखता है। और इनमें काफ़ी अंतर भी है, आर्थिक असमानताएँ हैं, सामाजिक असमानताएँ हैं और पिछड़े दलित और अगड़े दलितों के बीच में काफ़ी अंतर भी है। रहन-सहन से लेकर के सारी चीज़ों का अंतर है, उनकी समस्याएँ भी अलग-अलग हैं और दिक्कतें जो हैं वो तो हैं ही अपनी जगह। यहाँ पर जो समस्या आ रही है, वो ये है कि एक दलित का एक तबका, जिसके पास मीडिया है, जिसके पास बड़े साहित्यकार हैं, जिसके पास पैसे हैं, बड़े पद हैं, पूँजी है, ये लोग जो हैं क्या कर रहे हैं कि एक तरफ़ा आंदोलन जैसे चलाया जा रहा है कि आरक्षण का वर्गीकरण गलत है। ये आंदोलन एक तरफ़ा चलाया जा रहा है। इन्होंने ये कभी प्रयास नहीं किया कि जो दूसरा तबका है, जो इससे खुश हो रहा है, जो आशाएँ लगा के बैठा हुआ है, वो क्या चाहता है? जो टू वे कन्वर्सेशन होना चाहिए था, वो यहाँ पे ज़ीरो है। कई ज़ूम मीटिंग इस बीच में रखी गई लोगों की, कई यूट्यूब में प्रोग्राम्स मैंने देखा इस संबंध में, लेकिन सभी में बात एक तरफ़ा जा रही है। बात मतलब दूसरे कुल मिला मुद्दे करके को ऐसी दिखाई देती है कि जैसे ब्राह्मण वर्सेस दलित है, बाकी कोई सवाल है नहीं। बाकी कोई सवाल है नहीं। लेकिन सवाल बहुत है। शव यात्रा कहानी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जो है वो बहुत पहले उन्होंने लिखी है और इस बात को उन्होंने उजागर किया कि दलित दलित में कितना भेद है, कितना छुआ-छूत। लेकिन उस शव आप यात्रा की देखिए, तो आलोचना कंवल भारती जी ने बहुत अच्छे से की है। जी, वो आपने करेंगे पढ़ा? ही क्योंकि वो जिस जगह में है, यही तो मुश्किल है। अम्बेडकरवादी अपने आप को कहने वाले लोग अल्पसंख्यक दलित और पीड़ित दलितों की समस्याएं क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, ये मुझे आश्चर्य है कि वो अम्बेडकरवादी कह रहे हैं। क्या सही में अम्बेडकरवादी हैं? ये मेरा प्रश्न है। अगर सही में अम्बेडकरवादी हैं, संविधानवादी हैं, तो भई संविधान तो ये कहता है ना कि जो सबसे आखिरी में बैठा हुआ, जो सबसे अंतिम पंक्ति में है, उसको भी उसका फ़ायदा मिलना लेकिन चाहिए। वो लोग ये तो कहते हैं कि जब एक दलित पे संकट आता है तो सारे दलित इकट्ठा हो जाते हैं, और इसलिए जो इकट्ठा जो हो जाओ। जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने जो किताब लिखी है, जो उनकी शव यात्रा है, वो उनको लगता है कि वो आर्टिफिशियल या बना बनाया मामला है। जी, तो तो आपको क्या लगता है? आपने तो देखा है, आप तो समाज से आते हैं, तो जब जी। ये समाज, आप ये समाज, तो क्या जो 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 नहीं, जो दिक्कत देखिए, दिक्कत तो है। अब मैं अपना आपने कहा कि मैं जी बिल्कुल, उसी क्योंकि समाज से असल आता में हूँ, तो मैं इसलिए एक इसलिए कह रहा हूं मैं, क्योंकि आज तक हमने कभी बोला नहीं, लेकिन जी, क्योंकि ये कहानी पे आपने इसका रेफरेंस दिया, और इस हाँ, रेफरेंस पे कंवल भारती जी की टिप्पणी भी है, जी। तो नहीं, टिप्पणी मैं का बता पूरा रहा लेख हूँ ही है। कि मैं एक छोटा-सा उदाहरण बता रहा हूँ कि मैं खुद दलित समाज से आता हूँ, पिछड़ी दलित समाज से आता हूँ और मेरे घर में जो लोग काम करने आते थे, एक दूसरी अनुसूचित जाति जो कि अगड़े समाज से आती है, उसका नाम लेना, उस जाति का नाम लेना मैं यहाँ पर उचित नहीं समझता हूँ। तो वो लोग जब मेरे यहाँ खाना खाते थे, तो चुप करके खाते थे ताकि उनके समाज का कोई दूसरा व्यक्ति उनको देख ना ले। अगर वो हमारे यहाँ खाना खाते हुए उसको देख लिया जाएगा, तो वो उसको जो है जाति से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। बहिष्कृत कर दिया तो जाए। ये जी, ये घटना मेरे साथ माने आम तौर पर ये घर में होता था, क्योंकि पिताजी मेरे रेलवे में थे, तो ठीक-ठाक स्थिति थी, आर्थिक उतनी विपन्नता नहीं थी। हम लोग के यहाँ पर बहुत सारे लोग बाड़ी के काम, खेत के काम जी। के लिए आते थे। तो आप समझ सकते हैं कि अंदरूनी तौर पर भेदभाव किस प्रकार से दलितों में है। इस भेदभाव के हिसाब से अगर देखा जाए, तो सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट का खास तौर पर जो उन्होंने वर्गीकरण पे जो बात रखी है, उसका इसीलिए मैं समर्थन करता हूँ कि जो बाकी पिछड़ी जो जातियाँ हैं, जो बहुत ही
प्रॉब्लम की स्थिति में वो जीवन गुजार रही हैं, उनको मौका मिलना चाहिए, उनको अलग से आरक्षण मिलना चाहिए। हाँ, ये बात सही है, जो अगड़ी जाति हैं उनको भी मिले, लेकिन उनको अपने जनसंख्या के अनुपात में मिले, इनको भी अपनी जनसंख्या के अनुपात में अलग से मिलना चाहिए, ताकि ये भी सार्वजनिक जीवन में और जो मेन स्ट्रीम है, उसमें वो आ सकें। जी। मतलब जैसे जनसंख्या का अनुपात सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों के अनुसार होने चाहिए, तो आपको सही लगता है कि राज्यों के अनुसार हो? क्योंकि राज्यों में कई जगह आबादी अधिक है, कई जगह कम है। हाँ, ये बात सही है कि कई जगह कुछ आबादी ज़्यादा है, कई जगह कोई जातियाँ के कम लोग हैं। तो वो तो ध्यान रखें, साथ में उनकी स्थिति का भी ध्यान दें कि मान लीजिए कि अ, आबादी कम है लेकिन स्थिति उनकी अच्छी है। जी। तो मुझे लगता है कि जिनको जो ज़्यादा वीकर है, उनको मिलना चाहिए इसका फ़ायदा। माने अल्पसंख्यक जो जातियाँ हैं, उन वो भी अल्पसंख्यक होने के नाते वो ये अधिकार रखती हैं कि उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। जो ज्यादातर जो इस समय बौद्धिक जगत पे जो लोग लिख रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, वो एक बात कह रहे हैं कि जो हम लोगों को जो आरक्षण मिलता है वो हमारे अछूत होने के कारण से, या हम लोग जो हमारे साथ जाति के आधार पे जो भेदभाव हुआ है उसके कारण से मिलता है। अब हमारे बीच में जैसे कुछ जातियां हैं जो कमजोर हैं या जो आगे नहीं बढ़ पाई, वो उनका आर्थिक कारण है, वो जातीय कारण नहीं है। और इस कारण से जो है उनको अलग से आरक्षण देना जो है संविधान के विरुद्ध में होगा अगर कैटेगराइजेशन होती है। ये आर्गुमेंट ये दिया जा रहा है कि सारे, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ईश्वरैया केस में कहा कि कोई भी जो दलित जातियां वो सब होमोजीनियस हैं। तो इस आर्गुमेंट को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि 2004 में तो इसी कारण से पंजाब के केस आए और बाकी जगह पे भी जो पहले से आरक्षण मिल रहा था वाल्मीकि समाज को 12.5% का, उसको रोक लग गई। हुँ। नहीं, देखिए क्या है कि ये बात तो सही है कि जो अछूतपन है और भेदभाव जो हुआ है दलितों के साथ, उसके कारण आरक्षण दिया गया है। लेकिन क्या ये सही है कि एक ही जाति के लोगों को ही वो उसकी सुविधा, उसका लाभ मिलता रहे? क्या ये जो प्राकृतिक न्याय है, उसके हिसाब से सही है? क्या ऐसे व्यक्ति को उसका अधिकार नहीं मिलना चाहिए जो जो कि मेन स्ट्रीम में आज तक आ ही नहीं पाया? जो कि आज भी गलीज काम, जो गंदे काम है, उसी में ही जुटा हुआ है। उन जो एजुकेशन, जो सुविधाएँ उनको मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। तो जो नेचुरल जस्टिस की भी बात करें, तो आप ये पाते हैं कि ऐसे दलित जो कि बहुत पिछड़े हैं, बहुत गरीब हैं, पूरी कई तो ऐसी जातियाँ हैं, मैं आपको नाम बताऊँगा कि गवर्नमेंट की नौकरी में एक भी व्यक्ति नहीं है। हाँ बिल्कुल। छत्तीसगढ़ में एक देवार नाम की जाति है, दीवान। गवर्नमेंट की नौकरी में दिखता नहीं कोई उनके परिवार का, उनकी जाति में। तो क्या उनको अधिकार नहीं मिलना चाहिए? लेकिन वो लोग ये ज़ाहिर है। कह रहे हैं, बिल्कुल आपने कहा अधिकार सबको मिलना चाहिए, लेकिन एक आर्गुमेंट ये आ रहा है कि पहली बात तो ये कि ये आरोप लगा देना कि एक जाति ने ले लिया सारा का सारा, ये भी गलत है। क्योंकि बहुत सी जी, जातियां ली है, मतलब बहुत सी जातियों के लोग आए हैं। और उसके जी। पीछे वो तर्क ये आ रहा है कि वो जातियां क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के साथ आई, उन्होंने अपने को बदलाव ले आए, वो हिंदू धर्म से अलग हो गया, ऐसे भी आर्गुमेंट आ रहे हैं कि वो हुँ, हिंदू अपने को नहीं कहते हैं और वो बुद्धिज्म की तरफ आ गए, इसलिए वो जो वो आगे निकल गए। और जो ये जातियां हैं जो पीछे रह गई, ये हिंदू अपने को हिंदू कहती हैं, अपने को वर्ण व्यवस्था से बाहर नहीं निकाल पाई, बाबा साहब के साथ नहीं आई, इस कारण से ये जातियां पीछे रह गई। और जो भी लोग जो है पढ़ेंगे लिखेंगे वही आगे आएंगे, आखिर इनके साथ में इनको परीक्षाओं में प्रवेश करने पे तो कोई रोक नहीं है। मैं आरक्षण की जगह तो आप फाइट कर ही सकते हैं। तो बोल रहे हैं कि ये जातियां जो आज इनकी स्थिति है वो मुख्यतः ये आरोप लग रहा है कि ये आपके अपने कारण से है, ये हमारे कारण से नहीं है। नहीं तो ये बताइए जब ऐसा है, तो बाबा साहब ने अलग से दलितों को आरक्षण क्यों दिया? या दलितों को आरक्षण, एससी-एसटी को आरक्षण देने के पहले दलितों से आईएएस, आईपीएस और बड़े कर्मचारी और अधिकारी क्यों नहीं बने लोग? भई जब योग्यता थी, ऐसा मानते हैं, तो बिना आरक्षण के लगना चाहिए था। निश्चित तौर पर आरक्षण लागू होने के कारण दलितों में लोग अ, ऊँचे पदों में नौकरियों में आए और उनकी स्थिति सुधरी। तो आज आप दोहरा बात आप कैसे कर सकते हैं? आप ये कह रहे हैं कि भई ये इनको अपनी योग्यता से बढ़ना चाहिए। भई आप तो आरक्षण लेकर के बढ़ रहे हैं ना।
तो इनके लिए योग्यता का मापदंड क्यों लगाया जाता? नहीं, वो कह रहे हैं कि भाई आरक्षण तो आपको है ना, आपको लड़ने से कौन रोक रहा है, आपको कैटेगरी में। देखिए पहले भी तो था ना, जब ओपन प्लेटफॉर्म था उस समय जी भी तो योग्यता मांगी जाती थी, तो जी क्यों नहीं लगता था, सिलेक्शन बिल्कुल। नहीं होता था। लेकिन आज नहीं हो रहा है, क्योंकि आज कुछ ज्यादा लोग योग्य हैं। तो आरक्षण का मकसद यही है ना, जो ज्यादा योग्य नहीं है उनको भी मौका मिले। आरक्षण का तो यही मकसद है ना। तो जो जो कम योग्य हैं उनको भी तो स्थान मिलना चाहिए, उनसे भी बात होनी चाहिए। मुझे बड़ा दुख होता है ये जान करके कि 21 तारीख का जो आंदोलन किया गया, जी वो वो असल में उस आंदोलन को मैं ध्यान से देखता हूँ तो वो सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध नहीं है वो आंदोलन। जी दरअसल वो आंदोलन पिछड़े जो दलित हैं, ये उनके विरुद्ध में। दलित लोग बहुत आहत हैं, मैं भी आहत हूँ कि दलित जो साथी हैं, जो अपने आप को मेन स्ट्रीम का समझते हैं, जो अम्बेडकरी आंदोलन, बुद्धिस्ट आंदोलन का समझते हैं, उनको थोड़ा भी ये एहसास नहीं हुआ कि ये आंदोलन का क्या असर, दूरगामी परिणाम क्या पड़ने वाला। जो पिछड़ा दलित है, जो दूसरे और दलित है, जो पिछड़े रह गए, पीछे रह गए, आदिवासियों में भी ये जी जी बात लागू बिल्कुल होती है। तो बिल्कुल। क्यों नहीं उन्होंने कभी बात करने की कोशिश की? सुना हूँ मैं कि दिल्ली में मीटिंग रखा गया, 21 तारीख के प्रोग्राम के पहले नागपुर में मीटिंग रखा गया। तो इस मीटिंग का ना तो हमें पता चला नहीं, ना दूसरे जो और प्रतिनिधि जो नेता लोग हैं, जो पिछड़ी जातियों से आते हैं, उनको भी इसका खबर नहीं लगा, ना आपने बुलाया, ना बातचीत करने की कोशिश की। आपने एक तरफ़ा आंदोलन जो है छेड़ दिया और ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट के विरोध में है। भाई जब मोदी जी ने कह दिया कि क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं थी। और बात रही वर्गीकरण का, तो जिसको उसका वर्गीकरण का लाभ मिलने वाला है या जो सोच रहे हैं कि उनको लाभ मिलने वाला है, उनसे तो बात की जानी थी। लेकिन आप देखिए सोशल मीडिया में उन्हें ट्रोल किया गया उल्टा, माने जैसे जो आईटी सेल करता है वही जी काम दलितों ने किया। रमेश भंगी जी को ट्रोल किया, ओपी शुक्ला जी को ट्रोल किया, और भी जो पक्ष ले रहे हैं उन सबको ट्रोल किया, और थोड़ा बहुत शिकार मैं भी इसका हुआ। तो ये तो मतलब गलत है, अम्बेडकरवादी आप कह करके इस तरह से अगर आप व्यवहार करते हैं, तो मुझे लगता है कि और सुधार की जरूरत है अभी हमें। मतलब जो 21 तारीख का आंदोलन था वो तो अचानक से लगता है कि सोशल मीडिया से खड़ा हुआ, किसी ने कह दिया कि अब इसके खिलाफ विरोध करो, जी। क्योंकि बहुत दिनों से लोग ये इंतजार कर रहे थे कि 18 अप्रैल जो पिछले पहले सालों में हुआ था, वैसे एक अचानक हम्म से सथा आंदोलन एक हो जाए और अपनी अपनी हम्म ताकत दिखाने का जो सबको अवसर मिल जाए। ये बेसिकली जी। अपनी ताकत दिखाने का एक लड़ाई, लोगों ने हाँ आपदा में अवसर की लड़ाई जो होती है, हाँ, आपदा वही में अवसर असल ढूंढने में, का। बिल्कुल असल में क्या है कि ये जो मामला था वर्गीकरण का, ये डिफरेंट है आपसे। जो साउथ इंडिया है, वो पूरी तरीके से इस वर्गीकरण के पक्ष में है। वहां पर लोगों ने खुशियां मनाई और इसका समर्थन किया, पूरा साउथ इंडिया। और रही बात उत्तर भारत की, तो उत्तर भारत का जो एरिया है, जो खास तौर पर हिंदी भाषा भाषी है, उसमें दो डिवीजन था। एक लोग जो ऐसे थे कि जो कि उसका समर्थन कर रहे थे, और एक लोग ऐसे थे जो कि उसका विरोध कर रहे थे। तो टोटल में अगर देखा जाए कि सुप्रीम कोर्ट का जो विरोध है, जिस तरीके से 2 अप्रैल को हुआ था, वैसा ये नहीं रहा। और बिल्कुल। लोग जो है, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ थे, जो खुद वंचित दलित हैं और अम्बेडकरी आंदोलन में आ गए, उनको भी नहीं मालूम है कि ये उनके खिलाफ है हो रहा है ये सारा चीज़, क्योंकि जानकारी नहीं, हाँ बहुत सर, सारा। बिल्कुल आपको आपकी बात सही है संजीव जी, क्योंकि मैंने तो इस पे काफी विस्तृत पूर्वक लिखा भी, विस्तार पूर्वक एक लेख लिखा जी, था कि ये बताने की कोशिश हो रही थी कि अचानक से सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय ले लिया और इनको विभाजित कर दिया। पहली जी। बात तो कि इसका इतिहास में लोग नहीं गए कि 30 40 साल पुराने केसेस हैं ये। और हुँ, पंजाब में 1975 में ज्ञानी जैल सिंह ने जो है पच्चीस बिल्कुल। परसेंट का जो शेड्यूल कास्ट के लिए कोटा था, उसमें 12.5% प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देने की बात थी। वाल्मीकि समुदाय मजाक की उनकी आबादी क्योंकि 40 41% है पंजाब के अंदर। देखिए हुँ, पंजाब की जो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है, उसमें अकेले जो मजहबी वाल्मीकि कम्युनिटी है वो 41% के करीबन करीबन है, यानी कि बड़ी हुँ, कम्युनिटी है वो। बड़ी कम्युनिटी। हाँ मतलब रविदास कम्युनिटी और ये लगभग लगभग जो है ये बल्कि ज्यादा ही होंगे, थोड़ा सी इतना ही मार्जिन का ही फर्क होगा। तो अब वो हुँ, उसके कारण से मतलब टोटल पंजाब की पॉपुलेशन का 12.5% जो है अकेले जो है मजहबी वाल्मीकि हैं। इसीलिए उनको 12.5% का कोटा वो रिजर्व कर दिया उन्होंने, रिजर्व तो नहीं किया लेकिन प्रेफरेंशियल एक वो दिया जी, गया। अब वो उस समय से जब ये 2004 में जो केस फाइल हुआ था,
वो आंध्र प्रदेश में जो मादिगा कम्युनिटी है। अब देखिए मादिगा हम्म, कम्युनिटी जो है मोस्टली जो है वो चर्मकार है, जो बिल्कुल। लेदर वर्कर्स हैं, चमार कम्युनिटी है। वो हम्म, लोग केस में कैटेगराइजेशन के लिए गए। आप देखिए कि हम्म, पूरे आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना में जो बाबू जगजीवन राम की जयंती होती है, सबसे ज्यादा जो है वो लेदर वर्कर्स मनाते हैं मादिगा कम्युनिटी, और वो आज भी उनकी जयंती पे छुट्टी होती है। उत्तर भारत में अच्छा। तो लोग, हाँ, आज भी बाबूजी हम्म, के जन्मदिन पर जो है इन 3-4 राज्यों में जो है बकायदा सेलिब्रेशन होते हैं, और बहुत जोर वाह। शोर से होता है। ऐसा नहीं है कि जैसे हम्म, उत्तर भारत में लोगों ने, मतलब 1956 से लेके 1950 से जगजीवन राम जी मंत्री हैं, और 80 तक, और तब हम्म, तक तो जो जिन्होंने खूब फायदा उठाया उन्होंने उठाया, और अब उनको बोलते हैं कि वो सबसे बड़े विलन है। लेकिन भाई बाबू जगजीवन राम ने बहुत बड़े काम किए हैं भारतीय राजनीति में। उन्होंने जो है दलितों को हम्म, खास करके जो गवर्नेंस के स्ट्रक्चर में लाने में उनकी बड़ी भूमिका है। बड़ी- तो ये जो बड़ा लोग जो अपने काम। तरीके से कर रहे थे, तो वो जो वहां पर कैटेगराइजेशन के लिए मादिगा लोगों की लड़ाई जो है 1984-85 से शुरू हो गई थी, और 97 में जो हम्म, है चंद्रबाबू नायडू जो मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने जो है कैटेगराइजेशन को अलाउ कर दिया। फिर वो कोर्ट केस शुरू हो गया। माला जो कम्युनिटी वहां की बड़ी कम्युनिटी है, वो हम्म, कोर्ट में गई, और फिर 2004 में ये ईश्वरैया जजमेंट आया। जो जजमेंट में हम्म, कोर्ट ने कहा कि जो आप कैटेगराइजेशन गलत है। हाँ, दलित कम्युनिटी सब होमोजीनियस है, एक सी है, इसमें कोई अंतर विरोध नहीं है, इसमें कोई ऊंच नीच नहीं है। हालांकि हम्म, बाबा साहब ने तो खुद ही कहा है कि भाई ग्रेडेड इनइक्वालिटी है, ये एक के ऊपर एक चढ़ी हुई कम्युनिटी है, हर एक बिल्कुल। कम्युनिटी अपने को बड़ा समझती है। तो अब वहां से फिर क्या हुआ कि सारे जो केसेस थे वो उल्टे पुल्टे हो गए। जो पंजाब में था, फिर वो जो उनको रिजर्वेशन मिल रहा था 12.5%, वो भी रोकना पड़ा। और उसके बाद फिर जो है 2020 में जो है एक सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की बेंच का एक फैसला आया, जो जस्टिस अरुण मिश्रा ने लिखा, और उसमें उन्होंने कहा कि भाई वाकई में जो सफाई कर्मचारी, जो सफाई कामगार समुदाय है, उसकी स्थिति सबसे खराब है, और उन हम्म, लोगों को भी जो है मतलब सत्ता में भागीदारी का मतलब अधिकार है। उनको आप परमानेंट स्लेवरी में नहीं रख सकते, यही सेंटेंस है कि यू कैन नॉट कीप देम हम्म, एज स्लेव परमानेंटली। हम्म, तो बिल्कुल। फिर क्योंकि 5 जजों की बेंच थी, तो ये फिर ये कहा गया कि भाई 5 जज की ये बेंच थी, 5 जज की बेंच ईश्वरैया की थी। अब उस दोनों का अगर वन ऑल होगा तो फिर एक बड़ी बेंच बनती है, 7 जज की बेंच, जो जिसपे ये फिर फैसला आया कि क्या होना चाहिए। तो 7 जजों की बेंच ने ये साफ निर्णय दे दिया। और तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये ऐसा नहीं था कि अचानक से कोई चीफ जस्टिस को सपना हम्म, आया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल। बांट देना चाहिए दलितों को। तो कई बार हम नहीं, जो है, लेकिन ये जो अफवाहें और जो पूरा अफवाहों का बाजार होता असल है। में क्या है कि हम्म, रूमर्स भी फैलाए जा रहे हैं कि ये जो है कि 500 पेज का जो जजमेंट है वो हाँ आरएसएस ने बनाया है, हाँ हाँ। जजों ने केवल उसमें साइन किया है। इस तरह से भ्रम, जिस तरह से जो आईटी सेल है वो फैलाता, वही काम ये लोग भी कर रहे हैं एक प्रकार से। बिल्कुल। क्योंकि आप जैसे चीजों को बता रहे हैं वो एक्चुअल में वैसा नहीं होता है। जी जी जी। हाँ, तो ठीक है कि आपको किसी के प्रति हो सकता है कि कोई मन में शंका हो तो आप बोल रहे हो, लेकिन अपने लोगों को आप भ्रम में डालने के लिए इस तरह से अगर आप हाँ, ये बोलते हैं तो गपबाजी आप वाला व्हाट्सएप का गपबाजी का जो ग्रुप प्रश्न है। चिन्ह उठता है। हम्म। जी हाँ, कुछ बोल रहे थे। मैंने कहा ये जो जैसे गपबाजी होती है ना, व्हाट्सएप की गपबाजी जो हाँ, आजकल चल रही है, और उसको फैला दिया जाए बिल्कुल। कि ये अचानक से हो गया। और सबसे बड़ा जो दुखद बात उसमें ये है कि जो जितने लोग बोल रहे हैं, वो हम्म, इन समुदायों का ऐसा, वो ऐसा रख रहे हैं कि जैसे इन समुदायों से तो मांग है नहीं। कोई मांग नहीं है, ना इन समुदाय का कोई अस्तित्व है। हाँ, मतलब इस तरह से हम्म, दिखाया जा, जो सबसे बड़ी दुखद बात है, मतलब जो सबसे जी, चिंतनीय बात, सबसे बड़ी अफसोस की बात है, वो ये दिखाई दे रही। जी, और हमको लगा कि भाई राजनीतिक दल तो चलो कहते हैं कि भाई राजनीतिक दलों ने जो अपनी प्रतिक्रिया दी वो अपनी अपनी जातियों के हिसाब से दी, आप जानते ही होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। राजनीतिक दल भी आप देख लीजिए कि अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो इन्होंने ना तो सफाई कामगार वर्ग को आगे बढ़ाया, ना उसके लिए कोई स्कीम लाया अपने शासन के दौरान, ना ही कोई मंत्री नेता उनके पास में है। तो वो सफाई, भले ही वोटर्स उनके रहे होंगे दलित के नाते, हाँ, जो सफाई कामगार समुदाय के वोटर्स रहे होंगे, लेकिन इन्होंने नेता किसी को नहीं बनाया इस प्रकार से। तो उनका ये कहना कि हम समर्थन करते हैं तो वो अपनी जाति के हिसाब से ठीक कह रहे हैं। उसी प्रकार से चंद्रशेखर रावण की भी आप बात कह लें, और भी दो दूसरे हैं, तो आप सभी में चिराग यही पाते पासवान हैं है, वो कि अपने ये अगड़ी चिराग पासवान अगड़ी ने भी दलित अपने, का ही हाँ। ये प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये कोई नया नहीं कह रहे हैं, ये अपनी जो पोजीशन है उस पोजीशन में रहते हुए वो निर्णय ले रहे हैं।
वो उनके हिसाब से, उनकी जाति के हिसाब से सही हो सकता है। लेकिन अगर वो अम्बेडकरवादी होने के नाते निर्णय लेते, तो मुझे लगता है कि वो सोचते कि भई इनको भी कुछ अधिकार मिलना चाहिए, इनकी भी एक बड़ी संख्या है, ये भी एक बड़े वोटर्स हैं। और यहाँ तक ये भी तो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है ना कि ये बीजेपी और आरएसएस के हम्म। वोटर्स हैं, ये वो पूजा तो मैंने करने बताया, जाते इसलिए हैं, मैंने कहा ये हिंदू मंदिर में मानते जाते हैं। हैं, तो कांवड़ लेके जाते हैं, बाबा साहब के साथ नहीं आए, और हिंदू हैं, और हम तो हाँ, बदल गए, अब आगे बढ़ गए, तो ये सब आर्गुमेंट भी है। नहीं, नहीं, ये तर्क तो बिल्कुल बचकाना तर्क है, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, हिंदू अगर मानता है, तो क्या उसको अधिकार नहीं होगा, उसके अधिकार छीन लिए जाएँगे? क्या ये ना, सही है? आरक्षण तो भई हिंदू होने के कारण से ही मिल रहा है, मुसलमान हिंदू हो होने जाएंगे के तो वैसे कारण भी ही, फिर और वही लोग विरोध भी कर रहे बाबा थे। साहब अब वही बा लोग नहीं, मुस्लिम आप ये आरक्षण का बताइए विरोध कर कि रहे थे। बाबा साहब ने 1956 में बुद्धिज़्म दिलाया, क्या उसके पहले बाकी लोग आरक्षण का लाभ नहीं ले रहे थे जो हिंदू थे, बाद में बुद्धिज़्म हुए? और बुद्धिज़्म भी आप देखिए कि पूरे दलितों का आप देखें तो 20 से 30% लोग ही बुद्धिज़्म अपनाए हुए हैं। बाकी लोग जो हैं वो वही कर्मकांड और वही चीज़ें कर रहे हैं। और जो पढ़ लिख गए, जो थोड़ा से अपने आप को चेंज किया है, उन लोगों ने ही बुद्धिज़्म को अपनाया है, आप देख लीजिए। पर ये दावा जो किया जाता है, वो बहुत गलत है। आप देखिए, और दूसरा एक पहलू है विद्याभूषण जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कहा जाता है कि आरएसएस इनके पास पहुँच गया, आरएसएस ने इनको अपने पक्ष में मिला लिया। तो मैं कहता हूँ कि आप क्यों नहीं उनको अपने पक्ष में हम्म। मिला पाए अभी तक? आप तो उनको तो अपना कहते थे ना कि आप ये दलित हमारे हैं, आज भी आप यही बोल रहे हो ना कि फूट डाल रहे हैं हमारे लोग हैं, तो आप उनके बीच में क्यों नहीं गए? और दूसरा बात बात, तो आप ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये जो मतलब ये जो जातियाँ हैं, दलित जातियाँ हैं, ये वोटर्स हैं इनकी। तो मैं ये बोल रहा हूँ, वोटर्स हैं तो ठीक है, आप ये बताइए, अगड़ी दलित जातियों से मायावती को ले लो, कई-कई बार उसने बीजेपी के साथ समझौता किया, कई-कई बार पार्टी बनाया, उनको मदद किया। चाहे आप उदित राज की बात ले लें, चाहे रामदास अठवाले की बात ले लें, चाहे बहुत सारे उदाहरण हैं कि जो अगड़े दलित जातियों के नेता लोग, ये तो पूरी तरीके से डंडा शरण रहे हैं। इन लोगों ने अपने लाभ के लिए अपने विचारधारा तक की बलि चढ़ा दी, और आप इल्ज़ाम जो है इन पे लगाते हैं। ये तो बहुत ही गलत बात है। नहीं, एक चीज और है ना संजीव जी की, देखिए जी। वैचारिकी किसी की भी कुछ हो सकती है, लेकिन आप भारत के नागरिक हैं, और आप छुआछूत के शिकार हैं, शेड्यूल्ड कास्ट की लिस्ट में आप शुरू से हैं, और सब जगह आपका ही फोटो लगता है। अगर आप हुँ। देखें तो कोई भी दिखाएगा तो भाई मैनुअल स्कैवेंजिंग, जो जो समाज है हाँ, उसी का। दलित समाज का अगर फ़ोटो दिखाया जाता है, हाँ। तो उसमें जो स्कैवेंजिंग करते हुए, जो सीवर लाइन का काम करते हुए आप फ़ोटो दिखाते हैं, हम्म। उसमें तो कहीं पर ये नहीं दिखाते हैं कि आप चमड़ा छील रहे हैं या आप जूता बना रहे हैं। ये सिंबल नहीं है। तो जो दलित, आप देखिए जितने एनजीओज़ हैं उनकी बात देख लीजिए, चाहे गवर्नमेंट के जो सोवेनियर आप वगैरह आते हाँ जी, हैं, हाँ तो बिल्कुल। दलितों के नाम पर सिल्वर लाइन का ही फ़ोटो आपको दिखाया जाता है, और आज इन्हीं को ही कोसा जा रहा है। आज इनको बोला जा रहा है जबकि कि ईडब्ल्यूएस में भेज दीजिए। बिल्कुल, जबकि ये एक्चुअल दलित हैं, एक्चुअल जो माने दलितों में दलित जिसको कहें या महादलित कहें, अति दलित कहें, ये हैं, इनको अधिकार मिलना नहीं, चाहिए था। वैसे भी आर्गुमेंट ये गलत है, क्योंकि देखिए व्यक्ति की विचारधाराएं कुछ भी हो सकती है, हुँ, और विचारधारा के आधार पे आप एक सिटीजन का अधिकार नहीं छीन सकते हैं। नहीं छीन तो सकते, हाँ, बिल्कुल नहीं। आप उस अनुसूचित जनजाति का हिस्सा है जो सबसे ज्यादा उत्पीड़ित है। आप किसी भी, आप भगवान को माने ना माने, ये आपका व्यक्तिगत ये प्रश्न है। आपका पर्सनल ओपिनियन हो सकता हाँ, है। इसलिए जो लोग ये आर्गुमेंट दे रहे हैं, वो आर्गुमेंट, वो तकनीकी तौर पे आर्गुमेंट सही नहीं है। बाकी सही जो नहीं, है, बाकी अगर बोले कि भाई बाबा लोगों के पास केवल वाल्मीकि लोग ही जाते हैं, तो मेरे को लगता है वाल्मीकि शायद कम ही जाते होंगे, दूसरे ज्यादा जाते होंगे, बिल्कुल। क्योंकि वो नहीं, कांवड़ और ये लेने जो वाले, और कौन कांवड़ लेने नहीं जा रहा। हर जातियों से आपको मिलेंगे। तो इसका मतलब है अब उनका यहाँ जाति का स्टेटस आप हटा देंगे अगर कांवड़ लेके जा रहे हैं तो। नहीं, लोग जो है महाराष्ट्र में बुद्धिस्ट लोग जो है गणेश भी रखते हैं। आप पूछे आप गणेश क्यों रखते हैं? तो बोले देखो हमारा गणेश नीला रंग का है। हाँ, सही बात। तो कैसे होगा भाई? प्रॉब्लम सब जगह है। मैं किसी को आरोप नहीं लगा रहा नहीं हूँ। नहीं, वो इतनी जल्दी प्रॉब्लम बदलते भी नहीं सब है जगह है। चीजें, भई बिल्कुल। जो दिक्कतें हैं वो दोनों दलित, दोनों प्रकार के दलित झेल रहे हैं, लेकिन एक-दूसरे की समस्या को समझना पड़ेगा। मुझे जो मने जो मैं जिस बात से आहत हूँ, वो यही है, मेरे बहुत करीबी, मेरे सारे पहचान के हैं, सारे से परिचित हूँ और मुझे भी जानते हैं
मैं उन सबको मैं बोलता रहा कि भई आप लोग जो टॉक रखे हुए हैं, जो चैनल पे रखे हुए हैं, जो बैठक आप रख रहे हैं, तो उसमें दूसरे पक्ष को भी बुलाइए, आप बातचीत करिए। नहीं, आप वो चैनल बात कोई नहीं न्यूट्रल, करेंगे तो कैसे होगा? चैनल कोई न्यूट्रल ही नहीं है। वो तो लोगों को बुला के उनको अपमान कर रहे हैं। वो अपमान चैनल कर थोड़ा रहे है, हैं। वो तो एक प्रकार से पार्टी बन गया है ना। वो तो वो हाँ, डिबेट में और जो है एक वो दो पार्टी चैनल बन ने गया है। और ऐसे एक दिखा दो रहे हैं कि चैनल जैसे कोई दूसरा बात कर रहा है तो उसको गाली गलौज करके और पूरे अपमान हाँ, कर दे रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। वैसा भी 1-2 चैनल मैं देखा हूँ कि इस तरह से व्यवहार किया गया है कि वो बुला लिए अपीलेंट जिन्होंने अपील किया था हम्म। और वो एक पार्टी बन गए और एंकर जो है एक पार्टी बन गई। तो ऐसे मीडिया नहीं चलता। मीडिया जो है वो न्यूट्रल होना पड़ेगा, जो भी वो मीडिया चला रहा है, जो पत्रकार है, जो मीडिया पर्सन है, उसको न्यूट्रल होकर के बातचीत करना पड़ेगा। तब कहीं जा कर के हम दूसरों को बोल पाएँगे ना कि भाई आप न्यूट्रल नहीं हो या न्यूट्रल हो। तो खुद भी तो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और डेमोक्रेसी का नियम भी तो यही है। जी जी, भई बिल्कुल सबसे बिल्कुल। ज़्यादा अगर डेमोक्रेसी की ज़रूरत है, तो वो है दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों जी को। जी, बिल्कुल और बिल्कुल सबसे बिल्कुल। ज़्यादा अगर समझ है डेमोक्रेसी की, जैसा मैं ये भ्रम पाला हुआ हूँ, वो है हम्म। अम्बेडकरवादियों को। तो अम्बेडकरवादी अगर डेमोक्रेसी को अच्छे से समझते होते, तो क्या वंचितों के इस अधिकार के लिए आंदोलन करते? मेरा प्रश्न है, बताइए आप? आपने बहुत बड़ा सवाल किया और मैं यही सवाल पे आपके पास आ रहा था। और क्योंकि आप साहित्यकार हैं और आप तो शुरू से जुड़े रहे, आप तो शुरू से जो है बाम सेठ जैसी संगठनों, इनके कार्यक्रमों में गए हैं, बसपा के कार्यक्रमों में जाते रहे हैं। और अपने चैनल पे भी आपने लगभग लगभग सारे इस प्रकार के अम्बेडकरवादियों को आप इंटरव्यू करते रहे हैं। मैं ये हुँ, आज हुँ। सवाल है कि देखिए, पार्टियों का तो अपना कैरेक्टरिस्टिक होता है। पार्टियों की अपनी कंस्टिट्यूएंसीज होती हैं, तो अपना मजबूत करने के लिए उनको ऐसे मौके की तलाश होती है। ये हुँ, हुँ। बिल्कुल एक हम समझ सकते हैं उनकी वो, हालांकि वो गलती है उनकी, क्योंकि वो हुँ, गलती इसलिए है कि जब वो बहुजन समाज और पूरे अम्बेडकरवाद की बात कर रहे हैं तो सबको साथ देने की बात, कम से कम जिसने भी कॉल किया था वो बोलता कि भाई मैं सबके पहले मीटिंग बुला लूं सारे हुँ, समुदायों के हुँ। लोगों की। ऐसा नहीं कि बिल्कुल। लोगों में हाँ, कोई लोग नहीं है, या इन समुदायों में कोई हुँ, नेता नहीं है, कोई साहित्यकार नहीं है, कोई लेखक बिल्कुल। नहीं है, कोई एनालिस्ट नहीं है, सब है। ऐसा किसी ने नहीं हुँ, किया। हुँ। तो मैं ये कह हुँ, रहा हूँ कि आप तो साहित्यकार हैं। साहित्यकार जो मेरी दृष्टि में होता है, मैं बोलता हूँ कि साहित्यकार को बुद्धिजीवी होना चाहिए। बुद्धिजीवी का मतलब वो आंदोलन और सरकार से 2 कदम आगे रहना चाहिए। बिल्कुल। अभी तो मेरे को लगता है कि वो इनके पीछे पीछे जैसे आंदोलन की दिशा चल रही है उसी को वो, उसको कैसे नैरेटिव बनाना है, वो साहित्यकार आज की डेट पे नैरेटिव बिल्डर हो गया है। हुँ, बजाय इसके कि वो एक एक इंडिपेंडेंट अपना ऑटोनोमस व्यू लेकर के बात करे कि भाई देखिए ऐसा होना चाहिए, और तब लोग उसको बिल्कुल। सुने। अभी वो क्या हो रहा है कि पीछे चल रहा है इनके, और इनके जो ये कोई भी काम कर रहा है उसको किस तरह से चाशनी बना हाँ, तो करके प्रस्तुत कर रहा। बिल हाँ, तो आपने कैसे फॉलो अब आप क्या देख रहे हैं, मतलब क्योंकि आप इस मामले में उन लोगों में है, एक अल्पसंख्यक हो गए। जी। तो ये इस स्थिति में आपको कैसा नजर आ रहा है कि भाई क्या ये साहित्यकारों में भी ऐसा होना चाहिए था, या साहित्यकार कम से कम अपना अपना धर्म निभाते जिसे बोलते हैं। जी, वही वही है विद्याभूषण रावत जी, मैं बड़ा ही माने परेशान हूँ कि इस तरह की बात हमारे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी भी सॉरी कमल भारती जी भी इस तरह से बात कर रहे हैं। जबकि मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं, एक बड़ा काम किया उन्होंने दलित आंदोलन में। लेकिन वो भी उसी भाषा में बातचीत कर रहे हैं जैसे कि आम जो दलित, जो अगड़ा दलित है बात कर रहा है। दूसरे पक्षों को ना तो वो सुन रहे हैं और ना ही उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। कि भई ये क्या है और इसका क्या होना चाहिए? इस तरह से कोई उनके अंदर में ये भावना बिल्कुल भी नहीं है। जबकि चाहिए तो ये था कि बात होती, बैठते लोग बताते और ये इस बात का द्योतक है। ये जो घटना घटी है इस बात का द्योतक है कि वर्गीकरण जो है वो पहले से इस समाज में है और एक बड़ी खाई बनी हुई है इस समाज के दोनों के बीच में और ये खाई जो है वो और बढ़ती जा रही है। लेकिन हम मेरे जैसे लोगों को बड़ा दुःख लगता है क्योंकि हम लोग जो है अम्बेडकरी आंदोलन में आने के बाद में हम्म। दलित तो छोड़िए हम ओबीसी और सवर्ण तक को भी अपना जी समझते हैं जो हमारे जी। साथ आंदोलन में आए हुए हैं। हम सबको अपना समझ करके चलते हैं। दलित और आदिवासी की तो छोड़िए बात। तो जब हम ऐसा सोचने लगते हैं और उसके बाद ऐसी स्थिति को जब हम देखते हैं तो बड़ा दुःख मन में लगता है कि आखिर क्या है हमारी इस आंदोलन की परिणति क्या है? क्या हमने अम्बेडकरी आंदोलन, दलित आंदोलन को इसीलिए खड़ा किया था ताकि आपस में जो है गुत्थम-गुत्थी हम लोग मचाते?
हाँ, तो यही इसीलिए कह रहा हूँ कि साहित्यकार का तो, और साहित्य के जो साहित्यकार है या जो अपने को बुद्धिजीवी कहते हैं, उनका तो सबसे पहला फर्ज ये होता है कि जो बिखराव समाज में आ गया है, ये सबसे बड़ा हाँ ये दौर है जिसमें वाकई में जो है एक बहुत बड़ा बिखराव है। वो बाहर चाहे हम कुछ भी अपने अपने पीठे थपथपाने कि भाई हमने बहुत बड़ा आंदोलन कर दिया, लेकिन असल में जो है अंदर अंदर तो बिखराव बहुत बड़ा हो चुका है। घाव जो है बिल्कुल ज्यादा गहरे हो चुके हैं। अब वो घाव को भरने की प्रक्रिया तो किसी ने अभी तक शुरू नहीं की। नहीं की। कोई बात भी नहीं कर रहा है कि भाई हाँ यार आओ बैठो, लेट्स डू टुगेदर, हम लोग आपस में ही बात कर लें। हम दूसरे को हम्म मौका क्यों दें इस चीज को करने का? हम्म। वो चीज अभी नहीं, तक नहीं आई। यही काम पहले से किया जाता कि वो जाते और जो वंचित लोग हैं उनसे मिलते, उनको आगे बढ़ने के लिए उनको ट्रेनिंग देते, उनको उनके लिए मॉक इंटरव्यू आयोजित करते, कोचिंग के लिए सुविधाएं देते। वो सब कर सकते थे उनके बीच में, लेकिन उनके बीच में उन्होंने क्या है, अछूतपन के जैसे ही व्यवहार। अब लोग समझते हैं कि दलित हैं तो इनके बीच में रोटी बेटी भी होता होगा। तो वो तो रोटी कभी बेटी है तो ही नहीं, बहुत वो दूर तो की सब बात बहुत है। दूर की बात है। अगल बगल बैठने का भी जो है बिल्कुल, वो बन एब्सोल्युटली। जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, मैं मुझे लगता है। नहीं, तो मैं तो देखा हूँ, तो मैं तो इस चीज को जानता कि हूँ आप बहुत तो अच्छे से। जी जी। आप बहुत सालों से, आपसे जी मेरा तो 20-25 साल जी। से परिचय है। हाँ, तो और मैं 30 साल देखता तो रहा मैं हूँ भी। कि आप तो मुसहर समुदाय से हाँ, लेकर के सफाई नहीं, कामगार वर्ग और सब जो वंचित जातियों के बीच में आप जा जाके महीनों आपने काम किया है, तो आपको तो अनुभव है इस सब बातों का। जी, मैं तो उनके घरों पर रहा हूँ, रहता हूँ, आज भी जाकर के वहीं रहता हूँ, और मैं ये बात को जी। कह सकता हूँ कि जो डिवीजन है वो बहुत तगड़ा था, और लोग आते नहीं है गांव में आसानी से। मैंने हम्म। तो एक वीडियो अभी कुछ दिनों पहले डाला था कि इवन एक डोम के साथ में मुसहर भेदभाव कर रहा था, पानी नहीं भरने देते एक नल से। बिल्कुल। तो ऐसी स्थितियां बहुत बहुत हैं, और इसको नकारना जो है, क्योंकि उस पर काबिल नहीं हुआ है। क्योंकि देखिए, भारत गांव का देश है, और गांव में जाति के पूर्वाग्रह बहुत बड़े बड़े हैं, वो केवल सवर्णों में नहीं है, दलितों में भी उतने ही बड़े हैं। हम्म अपने से जिसको निम्न कही जाने वाली जातियों को वो आने नहीं देते, बैठेंगे नहीं। तो ये जो पूरा पूरा जो अम्बेडकर बात को असल में पूरी जगहों पे जाने की जहां पर ये कोशिश होनी चाहिए थी, वहां दिखाई कम देती है। और ये हम्म। ज्यादातर जो है वो एक जो लोग ऑलरेडी कन्वर्टेड है किसी विचारधारा में, उन्हीं के बीच में पूरी डिबेट चलती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने ये कोशिश भी नहीं किया ना कि जो विचारधारा है उसको बढ़ाएं, लोगों को, नए लोगों को जोड़ें। इसकी कोशिश भी नहीं किया। लोग जुड़े, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि जी वो कास्ट की लाइन को क्रॉस करके बढ़ने का कोशिश करते हैं और उनके बीच में जुड़ने का कोशिश करते हैं, तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन मेरे साथ थोड़ा सी ये है कि एक पहचान बनी हुई है, तो मुझे तो लोग बुला लेते हैं, ठीक है। लेकिन मेरी समाज के दूसरे लोगों के साथ वैसे ही भेदभाव हो रहा है जैसे कि आमतौर पर लेकिन होता ऐसा है। भी, तो ऐसा नहीं होता कि आप तब तक स्वीकार्य हैं जब तक आप अपने समाज की बात नहीं कर रहे हैं, ब्रॉडर दलित आइडेंटिटी पे बात कर हाँ, रहे हैं, तब तक स्वीकार्य ये हैं। भी हो सकता है, पता नहीं। और जैसी लेकिन आपने मैं तो जैसी आपने अपनी बात स्वीकार करनी शुरू कर दी, तो आप जो है वो अस्वीकार्यता शुरू हो जाती है। हाँ, नहीं तो है कि अपने लोगों से ही एक प्रकार से निशाना बनाने का तो चल रहा है। और मुझे समझाने के लिए भी बहुत कोशिश किया गया है कि आप इस चीज को समझो, ये टेक्निकली ये जो ऑर्डर है वो गलत हुआ है और इससे बढ़ जाएंगे हम लोग का आंदोलन छीन-बीन हो जाएगा। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनने के लिए भी तैयार नहीं। हाँ समझना तो दूर की बात है। दिक्कत हाँ। ये है कि वन वे कन्वर्सेशन कब तक चले? मतलब ये उनका तो टू वे ज्ञान, होना चाहिए। उनको लगता है कि सारा ज्ञान उन्हीं के पास रखा हुआ है, हाँ, और भाई वही है आपको जो समझना आरएसएस पड़ेगा ना। आरएसएस को वही रोक रहे हैं, बाकी कोई नहीं रोक रहा है। हाँ, मतलब तो आप सरकार बना भी लो आरएसएस के साथ में, और तब भी ज्ञान हमको बांट दो कि भाई हम ही रोक रहे हैं। और हुँ, हुँ, रोको ना हुँ, रोको, लेकिन ये भागीदारी का सवाल है। भागीदारी के हुँ, सवाल को तो आप नहीं कर सकते। ये बात अब एक आ रही है जो अक्सर ये आती है कि साहब हम लोग पढ़ लिख गए, ये लोग पढ़े नहीं। ये लोग हुँ, जो हुँ, है वो अंधविश्वास में रहे, और ज्यादा हिंदू हैं। अभी तो इतना, मतलब मैं एक ट्विटर हैंडल पे देख रहा था जो एक्चुअल में चंद्रशेखर आजाद के बड़े वैचारिक ट्विटर हैंडल है उससे। अब वो हुँ, पूछ रहे कि वाल्मीकि लोग आप कितने ब्राह्मण बन गए, उनके साथ कितने रहते हो, हिंदू धर्म के सबसे बड़े मतलब संरक्षक आप ही हो। तो इस प्रकार से जो है ना, बिल्कुल कटाक्ष कर करके जो चीजें लिखी जा रही हैं, वो शायद जो है हुँ, कम से कम इन ये जो अपने को जो नेता कह रहे हैं, इनके अगर वो ट्विटर हैंडल से ऐसा चीज आ रहा है,
तो मेरे को लगता है हम्म। कि इनको जो है कम से कम उस चीज के लिए तो माफी मांगनी चाहिए। ये बकवासबाजी करने का हक नहीं है किसी को भी, किसी के नहीं बारे है। में। लोगों किसी की को धार्मिक मान्यताएं किसी लोगों की होती हैं, और वो बिल्कुल सबकी हैं, वो इनकी भी हैं, ऐसा नहीं है कि किसी कम है। बिल्कुल, ये जो है निशाना बनाया जा रहा, दो तीन मुद्दों को लेकर के ना, जो आप अभी जो कह रहे हैं कि आरएसएस के हो गए। मेरे भी एक फेसबुक पोस्ट पे जो है कुछ लोगों ने, जो बहुत मेरे करीबी रहे हैं, उन लोगों ने निशाना बनाया कि आप आरएसएस को खुश करना चाहते हैं। अरे भाई, हम प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, हम्म। उस प्रॉब्लम्स को आप समझिए। भाई, घर का कोई मेंबर है अगर कमजोर है तो माँ उसको देती है ना, कि भाई चलो तुम थोड़ा सा ज्यादा खाना जी खाओ, जी। तुम ये टॉनिक पी लो। वो कोशिश करती है ना कि भाई बराबरी में आए। तो जब तक आप नहीं कोशिश करोगे तो कैसे कोई बराबरी में आएगा? और उसको आप टारगेट करोगे, नहीं तुम बीमार हो इसलिए हो क्योंकि तुम जो है आरएसएस के यहाँ जाते थे, हाँ, तुम बाबा साहब इसलिए के मैं साथ तुमको नहीं खाने आए, के लिए नहीं दूंगी। तुम ये बाबा तो साहब के गलत साथ बात है नहीं ना। आए, तुम आगे बाबा नहीं साहब के बढ़े। साथ नहीं आए। ये जो जिन्होंने नहीं पढ़ा लिखा ना, बाबा साहब के साथ नहीं आए जो कहते हैं, इनको तो शर्म आनी चाहिए। इन्होंंने किताबें पढ़ी नहीं असल में, उनको इन्होंने भगवान दास बाबा जी का साहब पता ही नहीं है नाम ना, केवल रटा है। उनको आप भगवान देखिए, दास जी का पता ही नहीं है। भगवान दास की किताब जो है, भंगी और बाबा साहब करके जो किताब है, उसमें उन्होंने तो पूरी लिस्ट डाली है कि कौन कौन लोग काम करते हैं। राम रतन जानोरकर जो है, वो खुद मेरे रिलेटिव हैं, वो तो सचिव थे ना, जो बुद्धिज्म जो गठित बहुत की सारे गई लोग थे, समिति बहुत थी, सारे वाल्मीकि उनके वो लोग थे बाबा सेक्रेटरी थे। साहब के बहुत साथ सारे में। लोग हैं, खुद भगवान दास जी थे जो कि बाबा साहब के साथ उन्होंने जो है कदम ताल मिला करके काम किया। तो ये कहना कि आप नहीं आए, अगर चलो नहीं भी आए हैं, अगर मान वही लीजिए, तो। चलिए मान लेते हैं, तो भी क्या उनको अधिकार आप नहीं दोगे? आप उनको वही। नेगलेक्ट करोगे? ये नेगलेक्ट करने का अधिकार आपको आ जाता है क्या? ये थोड़ा सा हम, मेरे को लगता है कि मेरे सभी जो मित्र जो दलित साथी हैं, उनको पुनर्विचार करना चाहिए इस पे कि ये जो बातें हैं इस तरह से ना हो, और जो मिल करके रहने की जो परंपरा है उसको और आगे बढ़ाएं, और पीछे जो है उनको लेकर के साथ चलें। मतलब एक जो पूरी बहस को जो जो घुमा फिरा के रखा गया है, वो जो एकेडमिक लोग हैं उन्होंने अपने हिसाब से उसको कर दिया है। असल में जी। ये बहस में क्या हुआ कि जैसे यूनिवर्सिटीज में जो वैकेंसीज निकल रही थी एक एक टीचर की, कहीं कॉलेज में कहीं किसी जगह में, तो वहाँ रोस्टर सिस्टम है कि भाई हम्म। कैसे कैसे चलेगा। अब अब उन्होंने उस पूरी बहस को उस पे लगा दिया जिसमें लिखे थे नॉट फाउंड सुटेबल वाला मैटर आता है, हम्म। जो यूनिवर्सिटीज में आ रहा है ना। तो उन्होंने कहा जब हमारा ही नहीं हो रहा तो तुम्हारा कैसे हो जाएगा। लेकिन वो हम्म। पूरी डिबेट से इस चीज को हटा दिया कि भाई यूपीएससी की जो परीक्षाएं होती हैं जिसमें 17% का आरक्षण होता है सिविल सर्विसेज में, आपके यहाँ हम्म। थानेदार बनेंगे, तहसीलदार बनेंगे, पटवारी बनेंगे, लेखपाल बनेंगे, टीचर प्राइमरी के हम्म। बनेंगे। ये सारे जो पोस्ट होते हैं जो बल्क में आती हैं, हम्म। जो सरकार जो है बोलती है 10,000 निकालेंगे, नर्सिंग में आएगी बिल्कुल। 20,000 निकालेंगे। भाई उनकी बात करो, आप कौन बोल रहा है कि आपको एम्स में डॉक्टर बनाने के लिए हमारी जगह तो नहीं बोलेंगे ना, जितना होगा वही तो बोलेगा। और दूसरी बात ये भी बात हो रही है कि भाई अगर कोटा में आपको नहीं मिलता है, आप वो कोटा शेड्यूल कास्ट का ही कोटा है ना, उस हम्म। पर फिर दूसरे शेड्यूल कास्ट के लोग आएंगे। तो ये आएंगे। कहना कि नॉट फाउंड सुटेबल, ये पूरा जो है उस डिबेट को वहां ले गए जहां नहीं, पर क्योंकि असल क्या है, इस बार नहीं हुआ का सिलेक्शन अगली बार होगा ना भाई। पढ़े हाँ, लिखे बहुत मात्रा में है लोग। अब बड़े और बिल्कुल। अब तो पीएचडी लोग आ रहे हैं दुनिया भर के, हम बता दें हाँ, लड़के जो है एमए पास तो बहुत सारे हो गए हैं बहुत सारे होंगे। डॉक्टर मेडिकल में भी जा रहे हैं धीरे धीरे करके, थोड़ा बिल्कुल। अवसर मिलेगा तो जाएंगे ज्यादा। हाँ, और अवसर के लिए ही तो रिजर्वेशन रखा गया ना। तो आप बोलोगे कि भाई नहीं, आप योग्य नहीं हो, तो यही भाषा तो सवर्ण भी बोलता है ना। तो फिर आपकी भाषा और सवर्ण की भाषा में कहाँ फर्क है? मैं तो आज से जो है 1994 95 से जो है 1992 से मैं भगवान दास जी के संपर्क में था, 91 92 से। और भगवान दास जी हम्म। मेरे गुरु हैं एक प्रकार से। हम्म। अम्बेडकरवादी आंदोलन में लाने वाले मेरे 3 4 लोग हैं, भगवान दास जी और एनजीओ के साहब हैं। तो वो दोनों बिल्कुल। पास पास ही रहते थे दिल्ली में, और मैं उनके घर पे बहुत जाता था, उनसे पूरी जी। सुनता था। और उसके बाद ही मैं हम्म। जो 94 95 के बाद से मैं जो सफाई कर्मचारी कामगार समुदाय, तो स्वच्छकार समुदाय हम लोगों ने स्टार्ट किया था, उनके हम्म। बीच में जाके शुरू। तो जब पहली बार हमने स्टार्ट किया था एक कि भाई बच्चे पढ़े, लाइब्रेरी चले, बाबा साहब को पढ़े, तर्कवादी चले, तो हम वहां पर बोलते थे कि भाई समाज जो है झाड़ू छोड़ो कलम पकड़ो, और आपको हम्म। केवल जो है 100% रिजर्वेशन जो है सफाई में नहीं चाहिए, आपको दूसरी जगह जो नॉन सफाई के पैसे हैं वहां उसमें आपको भी आना जाना है। तो हमारा एक बिल्कुल। शुरू से मैं बता रहा हूँ 1995 से एक नारा था कि गैर सफाई पैसे में हमको आना है। और जब तक आप हम्म। गैर सफाई पेशे में नहीं आएंगे तो ये तो पूरा वर्णवादी व्यवस्था है। अभी लोग एक आर्गुमेंट दे रहे हैं कि साहब इनकी आबादी 1% है, कोई बोला 2% है। मतलब इस तरह से जो है
तो हमने कहा आपको इतनी चिंता है कि इनकी आबादी 1% की है, तो ये दिखाई क्यों देंगे जब है ही नहीं? तो भाई वो दिखाई दे रहे हैं ना, नगर पालिका में तो वही दिखाई दे रहे हैं, सफाई करने में तो वही दिखाई दे रहे हैं। तो कम वो से कम दिखाई उन्हीं देता है। परिवारों से दो चार लोगों को, अगर आपके यहाँ पर हर शहर में दो चार टीचर होते, एक दो थानेदार होता, एक दो कहीं होता स्टेट में, तो बात होती है। आप आरटीआई डाल दीजिए, कितने हैं आपको मिलेंगे नहीं। बिल्कुल। और पंजाब से लोग निकल रहे थे क्योंकि पंजाब में था रिजर्वेशन थोड़ा सी, तो इसलिए वो नहीं, आ गए देखिए कुछ क्या लोग। है कि जो सफाई कामगार जाती है ना, उनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम इस बीच में हुई। आज से 10-15 साल पहले जो है, क्या होता था कि नौकरियां जो सफाई काम के लिए लगती थी, वो परमानेंट नौकरियां होती थी, हाँ जी, हाँ जी। और वो प्रमोट हो जाते थे, क्लास 3 क्लास 2 में चले जाते थे। जी जी, बिल्कुल अब ये बिल्कुल। बंद हो गया। जब से ये बंद हुआ तो ये समस्या और ज्यादा बढ़ गई। अब जो थोड़े बहुत आ भी रहे थे उस रास्ते, नगर निगम और रेलवे में, दूसरे संस्थाओं में, जी जी, बिल्कुल। वो भी बंद हो गया। तो देखा जाए तो स्थिति और जो है खराब होती जा रही है। और निजीकरण अगर की इनको मार अलग सबसे ज्यादा से इन पे पड़ी, निजीकरण की मार सबसे बड़ी जो है इस निजीकरण समुदाय की पे मार पड़ी। जो है, जी, सबसे ज्यादा पड़ी। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो ये बहुत जल्दी, ये जो तबका है वो बहुत नीचे चला जाएगा, गरीबी रेखा से भी नीचे चला जाएगा, और वो किसी काम का नहीं रह पाएगा। तो इसीलिए मैं इसका समर्थन करता हूँ कि ये जो वर्गीकरण किया गया है, ये पता नहीं मुझे ये लागू होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका वर्डिक्ट भर दिया है। लेकिन इसको लागू करने का जो काम है वो तो गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट इसे लागू करती है या नहीं लागू करती है मुझे मालूम नहीं। लेकिन मैं इसी सब बिंदुओं को ध्यान में रख करके मुझे लगता है कि ये जो होना चाहिए था, अगर मैं दलित समाज से नहीं भी आता तो भी मैं इसका समर्थन करता, क्योंकि मैं हर समय ऐसे लोगों के पीछे जी खड़ा जी रहा हूँ। आप मुझे देखते रहे हैं कि जी जी, बिल्कुल। जो वंचित हैं, जो कमजोर हैं। अगर मैं अगड़े दलित में भी आता तो भी मैं इन्हीं के पीछे खड़ा रहता। मेरा स्टैंड यही रहता। आज मेरा आर्टिकल भी नवभारत में इसी के संबंध में आया है, समर्थन करते हुए, क्योंकि मैं शुरू से ओपनली समर्थन कर रहा हूँ कि भाई नहीं, ये बात जो है ये सही है, अब ये होनी चाहिए। अपने जो साथी जो बुद्धिजीवी हैं, साहित्यकार हैं, जिन लोगों के साथ आप खड़े रहे शुरू से लेकर अम्बेडकरी आंदोलन में, हम्म। उनसे आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे प्रश्न पे? और कैसे, क्योंकि अभी तो काफी दिलों के रिश्ते काफी कमजोर पड़ चुके हैं उसको, और हम्म। वो अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता जी। है कि एक बहुत जरूरी है कि कदम बढ़ाया जाए, और कुछ कैसे आ सकते हैं दोनों करीब, क्योंकि अगर यही स्थिति रही अपने अपने स्टैंड पे तो बहुत मुश्किल है साथ आना। नहीं, इसका एक ही तरीका है कि आप जो है समस्या को समझिए। जो अगड़े दलित हैं, वो सिर्फ अपनी मुर्गी की एक टांग वाली जो कहावत है उसको ना पकड़ें, छोड़ें उस बात को। और समस्या को अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर बहुत दिक्कत भविष्य में आने वाली है, क्योंकि जो पिछड़े दलितों की संख्या बहुत बड़ी है, और ये लोग प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। कल अगर अगर आप इनके साथ नहीं आते हैं, ये भी आगे जब बढ़ जाएंगी, तो फिर इनके बीच में जो फर्क है वो स्थायी हो जाएगा। इसीलिए अभी मौका है कि आप उनको मौका दीजिए, उनको गले लगाइए। वो आपको गले लगाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। आंदोलन अगर आप उनके विरोध में कर रहे हैं तो उनसे भी बात करिए, और बातचीत होनी चाहिए। मैं तो यही हर समय कहता हूँ कि बात करेंगे तो बात बनेगी, बात नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। कल एक बैठक में मुझे जानकारी मिली कि दिल्ली में मीटिंग रखा गया, रायपुर में कई जगह मीटिंग रखा गया, 1-2 मीटिंग में मैं गया भी, नागपुर में रखा गया। तो इसमें दूसरे पक्ष को कहीं पे भी बुलाया नहीं हम्म। गया आंदोलन के पहले। जी। बुलाया जाना चाहिए था, उनसे भी बात, उनके तर्क उनको भी शामिल करना चाहिए था। तो आखिर ये आंदोलन का क्या हुआ मकसद? यही हुआ ना, एक खराब मैसेज गया आम जनता के बीच में। एक आप आम जनता से, ओबीसी से, सवर्णों से पूछेंगे तो वो बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट सही है। लेकिन ओबीसी के तो बहुत सारे साथी लोग जो है बड़े खुल करके साथ में हैं कि भाई होना ये अलग ओबीसी आरक्षण है। के ओबीसी के वही लोग साथ में हैं, वही लोगों ने उसको बोला है जो कि सवर्ण दलितों के करीब है। ऐसे कई आदिवासी हैंडल से भी ऐसे आ रहा है कि भाई हम इसका विरोध करते हैं और ये हाँ, तो विभाजन नहीं होना चाहिए। देखिए, आदिवासी में भी जो अगड़ा आदिवासी है, वो ले रहे हैं अपना स्टैंड, जिनकी हालांकि बड़ी संख्या। आदिवासियों का मुद्दा इसमें था नहीं, ये शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड ज्यादातर हाँ, सवाल ये थे। शेड्यूल कास्ट पे था, लेकिन ये जो आदेश है वो दोनों पे असर करेगा। जी। एससी एसटी दोनों पे असर करेगा।
लेकिन आदिवासी में भी देखिए यहाँ पर बहुत सारी आदिवासी जातियाँ हैं जो कि बहुत ही बुरी हालत में रहती है। जैसे आपका पारधी है, अ, माड़िया है, ऐसी बहुत सारी जातियाँ भील हैं। है, कोल है, कोल भील हाँ, है। तो कुछ ही कंवर हैं और गोंड हैं, ऐसी 2-4 जातियाँ ही जो है आगे बढ़ पा रही, बाकी जातियाँ वहीं की वहीं हैं। तो निश्चित रूप से उनको भी सामने आने के लिए मौका मिलना चाहिए, ताकि वो भी मुख्य धारा में आएँ। उनका भी अधिकार है, उनको भी संविधान पे उतना ही विश्वास है और अ, शासन-प्रशासन में भागीदारी की उनको भी उतनी ही ज़रूरत है। भई आपके यहाँ अगर 20 आईएएस हो रहे हैं, तो 1-2 आईएएस तो वहाँ से भी निकले हम्म। ना। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जनसंख्या जब के आपके हिसाब यहाँ से अभी, अगर नहीं ये बात ये आ रही है कि जब आपके यहाँ वो जो पढ़ाई का जो है वो लेवल ही नहीं है तो आएंगे कैसे? वो तो खाली नहीं तो चली यही जाएंगी। भाषा तो भई यही भाषा तो सवर्ण बोल रहा था ना, तो फिर आप में और सवर्ण में क्या अंतर है? मुझे बताइए। तो भई यही यही भाषा तो आर्ग्यूमेंट, सवर्ण भी बोल टोटल रहे हैं। आर्ग्यूमेंट यही है कि इन लोगों की तो ये पढ़ते लिखते तो है नहीं, और हुँ। अंधकार में रहते हैं, हमेशा अंधविश्वास में रहते हैं, तो अब इनके आएंगे कैसे? वो तो सीट खाली चली जाएगी। विद्याभूषण जी, मुझे ये बताइए कि जब आप पुराने डॉक्यूमेंट निकाल कर के देख लीजिए, जब लागू हुआ अ, कम्युनल अवार्ड जब लागू हुआ, तो कितना उसका बहिष्कार किया गया। जी जी उस समय सवर्णों ने क्या-क्या बोला, वो सारा ओपन प्लेटफ़ॉर्म में है। जी आप जी। देखिए वही भाषा आज जो है अग्र दलित बोल रहे हैं। फ़र्क एब्सोल्युटली। क्या है? मुझे मुझे बिल्कुल। कोई समझा दे, मैं उनके पक्ष में चला जाऊँ। मुझे समझा दें, भई उनके जो वही तर्क वो देते थे कि भई ये तो योग्य नहीं हम्म, है, पढ़ते नहीं हैं, गांधी गंदे नाली में घुसे रहते हैं, हम्म। ये लोग को तो और अच्छा चीज़ इनको चाहिए नहीं। भई वही भाषा तो आप बोल रहे हैं। जब कम्युनल अवार्ड आया था और आप अभी बोलने लगे। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर समस्या यही है कि आप प्रॉब्लम्स को समझना नहीं चाहते हैं। ये लड़ाई दरअसल दलित आंदोलन की लड़ाई नहीं है, ये जातियों की लड़ाई है असल में। इसको आप अगर थोड़ा से और मिट्टियाँ हटा करके देखेंगे, तो अंदर से पता चलेगा कि ये कुछ अगड़ी दलित जातियाँ ही हैं, जो कि इस लड़ाई का झंडा जो है, वो थामे हुए हैं और वो नाम दे रही हैं कि दलित आंदोलन की लड़ाई। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये असल में जो है जातियों के वर्चस्व की लड़ाई है, क्या मैं ये बिल्कुल, सही समझ रहा हूँ? मुझे तो यही लग रहा है। तो इसका इसका मैं दूसरा जो पक्ष है वो आपसे पूछना चाहता हूँ। आप छत्तीसगढ़ में हैं, आप बिहार को भी फॉलो कर रहे होंगे, यूपी को भी फॉलो हुँ, कर रहे होंगे। हुँ, ये उत्तर भारत में ये पूरी बहस जो है वाल्मीकि वर्सेस चमार की हो गई है, हुँ, दुर्भाग्यवश। हुँ। तो और जो जातियां हैं वो क्यों नहीं सवाल खड़े कर रही हैं इन पे? आपने कौन-सी जातियाँ सवाल मतलब खड़ा करेंगी? जो वंचित जातियों में जो दूसरी जातियां हैं, उनके नेतृत्व के लोग तो नहीं कर रहे हैं, हुँ। सिवाय वाल्मीकि के और कोई सड़क पे दिखाई नहीं दिया हमें उत्तर भारत में। नहीं, असल में देखिए क्या है कि क्योंकि उत्तर भारत वाल्मीकि में तो अगर पासी भी हम हैं, धोबी भी हैं, और भी जातियां हैं, लेकिन कोई तो दिखाई नहीं दिया। सब लग रहा है कि साथ में ही है। अब वो बहुत सारी जातियाँ तो उनकी संख्या भी बहुत कम होने के कारण वो संगठित नहीं हो पाती है। दूसरी बात ये है कि वाल्मीकि जो हम लोग बोलते हैं, ये जी। सफाई कामगार जातियाँ हाँ। बोलते हैं। तो जनरल ये होता है, जनरल जो परफेक्शन बनता है, वो ये है कि साफ-सफाई का काम करने वाली सारी जातियाँ वाल्मीकि हैं, जबकि उसमें 30-35 जातियाँ हाँ हाँ, वो तो तीस निकल पैंतीस के जाते हैं, आती हैं। बिल्कुल। तो सफाई आपने स्वच्छकार वाल्मीकि समुदाय से कह दिया। हाँ, वाल्मीकि हम बोलते हैं, तो हाँ जी वाल्मीकि हाँ। के नाम से कई बार जो है ना, वो उसमें सभी आ जाते हैं। हाँ, वो तो रावत है, हेला है, हाँ, हाँ, बहुत बिल्कुल, सारे हैं बिल्कुल। तो डोम है, सुदर्शन हो बहुत गया, सारे बाजपुर हो हाँ, गया। धानुक हो गया, बहुत सारी जी जी जातियाँ जो है उसमें शामिल हो जाती हैं। जी तो जी। हमको दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वाल्मीकि केवल नहीं, हैं, पर ऐसा वाल्मीकि नहीं है। नहीं, शब्द को ब्रॉडली हम जो हाँ, है ब्रॉडली सच्चकार देखना जातियों पड़ेगा। के तौर पे रख रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, ब्रॉडली तो देखना पड़ेगा। जी, जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि उनके अलावा जो और जातियां हैं, जो हाँ, हाशिए की जातियां हैं, वो इस आंदोलन में ज्यादा दिखाई नहीं दे रही है। और बिहार में मुशर्रों के केवल नेता बोल रहे हैं, जीतन राम मांझी। हुँ, दूसरे नेताओं की हुँ। भी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। मुझे लगता है कि हो सकता है कि वो लोग इस बोल चीज़ रहे को हो, ठीक अब से पता समझ नहीं नहीं सुना, पाए हैं। या उनके पास मीडिया नहीं है, उनकी बात नहीं आ रही, या ये भी उनके हो पास सकता है। मीडिया नहीं है, क्योंकि देखिए जो ओपी शुक्ला जी हैं और रमेश भंगी जी ने मुझे ये बात कही कि हमारी बात को बहुजन मीडिया नहीं उठा। अच्छा।
उन्होंने ये बात कही, जब मैंने चैनल पे एक डिबेट रखा और उसमें दोनों पक्ष के लोगों को मैंने बैठाया और उनसे बातचीत मैंने करी, तो प्रोग्राम होने के बाद में मुझे ये उन्होंने बताया कि जो बहुजन मीडिया है वो पिछड़े दलितों की बात को नहीं उठा रहा। देखिए कितनी विडंबना है, जी। जिसको आप समझ रहे हैं कि ये उनका अपना चैनल है, अपने पत्रिकाएं हैं, वो उनकी बात को नहीं उठा रहे हैं, तो कैसे चलेगा? वो तो माने आप पार्टी बन समझ गया ना, लीजिए कि वो तो पार्टी बन जाति गया, का वो तो पार्टी जाति जो बन है गया वो, एक। हाँ, माने जाति कितना अंदर तक घुसा हुआ है। तो इसका मतलब ये है संजीव जी की जो एक सपना बाबा साहब ने देखा था जाति उन्मूलन का, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हम सब लोग बड़े बड़े कोट करते हैं, आपको हम्म। लगता है कि ये खाली अब किताबों में ही रह गया? इसने इसका होना बिल्कुल असंभव है क्योंकि सबकी जातियां देखिए हैं। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जाति का जो उन्मूलन की बात बाबा साहब ने 1930 के पहले कही थी और उस समय ही उनकी किताब आई। अम्बेडकरी आंदोलन का जो अंतिम लक्ष्य है वो जा करके बुद्धिज्म में चला गया। आप बुद्धिज्म में जब आप जाते हैं तो बुद्ध विहार आपको दिखता है। आप पूरे देश के बुद्ध विहार को देख लीजिए, वो आपको जाति ही दिखने वाली है उसमें, जबकि बुद्ध विहार हमारे जाति तोड़ने के आंदोलन का केंद्र होना चाहिए, लेकिन वो मठ बन गए, जातियों के मठ बन गए। तो ये कैसे सुधरेगा? भाई आप किसी और को एंट्री नहीं देंगे, आप किसी अपने जो कार्यक्रमों में डेमोक्रेसी नहीं रखेंगे, डाइवर्सिटी नहीं रखेंगे, आप अपने बुद्ध विहार में डाइवर्सिटी नहीं रखेंगे, तो कैसे होगा? जाति तो टूटेगा नहीं, और ना नहीं, टूट रहा है। तो बुद्ध भाई विहार आप में भी तो, तो जाते हैं ना। बुद्ध विहार में तो लोग आ रहे हैं, अलग अलग किस्म के भिक्षु अब हैं, अलग अलग जातियों के भिक्षु भी आ रहे हैं। ठीक है, भिक्खु आ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर मैं ये बोलते हुए सुनता हूँ कि भाई बुद्ध विहार तो हमने बनाया, हम इसका अधिकार किसी को हाँ, क्यों? वो ऐसा तो, भी जी जी। अनऑफिशियली लोग मुझे बोलते हुए मिले हाँ, हैं। वो तो एक ग्रुप का तो बनता है, जिसका बनता है वो अपना कंट्रोल रखता है उस पर। हाँ, कंट्रोल रखता है। तो फिर हम, मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि जाति तोड़ने का जो काम है वो हम कहाँ कर रहे हैं? वो तो बंद है ना एक प्रकार से। वो तो अंतर जातीय विवाह से होता है, नहीं, बुद्ध विहार से हाँ, तो जाति विवाह अब होते हैं, बैठते इसका साथ में। इसका इसका बहुत बड़ा उदाहरण आप देख लीजिए कि ये जो लोग हैं वैवाहिक सम्मेलन करते हैं वो जाति के बीच करते हैं, अपनी जाति के बीच। दूसरा है, आज रविवार है, आज आप जो शादी का जो एडवर्टाइज आता है न्यूज़पेपर में उसमें देख लीजिए, उसमें वो लिखेंगे ब्रैकेट में बौद्ध, और फिर लिखेंगे जाति का ही व्यक्ति चाहिए। हाँ, मतलब उसी तो जाति का ये चाहिए। हाँ, जमीनी हकीकत आप देख लीजिए कि हम यहाँ पर जाति तोड़ने वाला कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। अम्बेडकरी आंदोलन की बात सिर्फ अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए ही तो मतलब उपयोग जाति किया जा रहा है। उन्मूलन की बात केवल एक यूटोपिया थी, इसका मतलब, अगर बिल्कुल। उसको हम सोचे कि वो हकीकत में वो संभव नहीं था। नहीं नहीं, संभव क्यों नहीं? तो मैं तो संभव जाति उन्मूलन को लेकर के मैंने तो कई साल काम भी किया है। संभव है वो, कैसे लेकिन संभव होगा? उसको जब अपने प्रयास, अपने, जब हम वो अपने अपनी जातियों के कुनबे में बैठे रहेंगे। वो और हमारी प्रायोरिटी में नहीं है ना असल में। जाति उन्मूलन का जो काम है वो हमारी प्रायोरिटी में नहीं है, इसीलिए ना वो काम पीछे हो गया। फिर जाति उन्मूलन हो जाएगा तो फिर जो एक कास्ट की प्रिविलेज भी बन रही है ना, पॉलिटिकल प्रिविलेज तो हो रही है ना, जिसकी जितनी संख्या हाँ, भारी, तो बिल्कुल। फिर तो वो सारा सिद्धांत ही गड़बड़ा जाएगा। हाँ भाई, बहुजन समाज पार्टी का जो सिद्धांत है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, उस हिसाब से तो जाति तो और मजबूत हो रही है। वो तो टूटना नहीं चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हो कि हम 85% हैं, तो हमको 85% अधिकार मिलना चाहिए। 85 से अगर नीचे आप लेंगे तो ओबीसी को 52 मिलना चाहिए। भाई अगर आप जनसंख्या के हिसाब से बांटेंगे तो नीचे तक बांटना पड़ेगा ना आपको। मैं देखिए, इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूँ। जब कास्ट का सेंसस बिहार से आया संजीव जी, हम्म। तो हम्म। वैसे तो हम बोलते हैं कि ओबीसी की भागीदारी 50% की है, ठीक है ना। हम्म। लेकिन इंटरेस्टिंग, जब बाइफरकेट करते हैं तो नीतीश कुमार की जाति जो है वो 4-5% है बिहार में। अच्छा। नीतीश हाँ। कुमार जिस जाति समूह से आते हैं वो हम्म। मात्र 4% है, ये उनका सरकारी डेटा कह रहा है। बिल्कुल। लेकिन वो और जब वो बड़ा एक सिंबल होता है इसकी भागीदारी के आधार पे, बहुजन, तो वहां वो बहुजन बन जाते हैं। बहुजन बन जाते हैं। इसीलिए उनके लिए वो सूटेबल नहीं है कि वो अपनी जाति की बात करें। उनके लिए सर्वोच्च बिल्कुल। जाति की बात।
तो ये जो जातिगत वाकई में जो बात है, मतलब ये मैं केवल इसलिए कह रहा था कि किस तरह से जाति के खेल हैं एक्चुअल में। और हम्म, जब कोई बोलता है 17% आरक्षण है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, तो भाई 17% में से कुछ आरक्षण 2-4% तो आपके लोग दिखाई देने चाहिए कहीं पर भी, चाहे वो डोम हम्म, हो चाहे हो, अरे छोटे लेवल पे ही हो। एक हमारे तो कई समुदाय ऐसे हैं जो सरकार में एक भी जगह पे नहीं, एक चपरासी भी नहीं है, नहीं, बिल्कुल है। कहीं दूर दूर तक नहीं है, उनका नाम ही नहीं है। मतलब पंचायत में वो प्रधान नहीं मिलेंगे, एक प्राइमरी के टीचर नहीं मिलेंगे, कहीं भी कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल, और बिल्कुल, है उनके लिए बहुत क्या, सारी हैं। और उनके लिए थोड़ा सी भी जगह हाँ, पहुंचना, मतलब सारे के सारे आईएएस बनने के लिए नहीं आ रहे हैं, नहीं आ और रहे। सारे के सारे वही दिल्ली दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसरी की नौकरी नहीं ढूंढ रहे हैं। तो ये तो पूरा गवर्नमेंट बना नौकरी लिया। गवर्नमेंट की नौकरी में सबसे ज्यादा जो वैकेंसी होती है वो जी जी, टीचर की होती है। टीचर की होती है या पुलिस कांस्टेबल की होती है, हाँ, पुलिस कांस्टेबल की होती है, या कम से नर्स, कम उसमें तो वो आ जाए। नर्सेस की होती है। कभी कभार जी, लेखपालों की निकाल लेते हैं, 1000-2000 निकालेंगे जैसे। तो हाँ, वो तो एक लिमिटेड रहता है, हाँ लेकिन इनकी थोड़ी ज्यादा रहती है। हाँ, मतलब तो ये उसमें ऐसे भी निकाल, आ जाए ना वो, वही उसमें भी कह नहीं रहा आ हूँ ना पा मैं, रहे हैं। वही हम कह रहे हैं कि कम से कम अब लोग उसको ऐसा बना दिया कि पूरा जैसे वो अभी सारे के सारे चिपक के जो है वो सिविल सर्विसेज में आ जाएंगे और सब बोलेंगे कि भाई हमको भी अभी डीएम बना दो। बनेंगे, लोग आएंगे, पढ़े लिखे आ रहे हैं, आएंगे, लेकिन लेकिन उनको मौका तो देना पड़ेगा हाँ, ना, जी अचीवमेंट, जी, मतलब प्रतिनिधित्व और मौका तो देना पड़ेगा उनको। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बिना मौका के आप नहीं हो सकता, क्योंकि मौका मिला है तभी तो जी अभी जो जी जी, दलित हैं वो और आदिवासी हैं वो आगे बढ़ पाए ना। मौका नहीं मिला होता तो बढ़ पाते क्या, या इससे पहले मौका नहीं मिल रहा था तो कहीं पे थे क्या, वो नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, ये जो घटनाक्रम है पूरा जो आप देख रहे हैं अब, जो आपसे मैं अंतिम विश्लेषण चाहता हूँ इस पे पूरा, कि आप मतलब इतने सालों से इस आंदोलन में रहे, इसको आपने सींचा भी है। मतलब छत्तीसगढ़ में तो जब भी कभी अम्बेडकरी आंदोलन की बात आती है, दलित आंदोलन की बात है, तो आपका नाम ही आता है कि भाई संजीव कुशवाहा है वहां पर काम करने वाले हम्म, लोग। तो अभी जब इतने सालों बाद, क्या आपको अब कुछ महसूस हो रहा है कि जो पुरानी पोजीशनिंग थी, या जो आप जिस तरह से जो जोश के साथ आप पूरे आंदोलनों में लगे रहते थे, उसमें कहीं ना कहीं आपको कुछ लग रहा है कि जातीय अस्मिताओं के सवाल हमको इतना घेर चुके हैं कि जो हम बड़ी बड़ी बात करते थे वो सब शायद ऊपर ऊपर का लेयर ही था, अंदर से कभी वो दिल के रिश्ते बने नहीं। हम्म। नहीं, देखिए क्या है कि अ, जो जिनके साथ हम काम करते रहे हैं अम्बेडकरी आंदोलन को लेकर के, जिनके साथ हमने मैंने अपने जो बौद्धिक विचार को साझा किए हैं, तो वो तो उनके साथ तो हम वैसे ही काम करते रहे। वैचारिक भेद जो है हो सकता है, लेकिन मन भेद जो है वो नहीं होगा। इसका प्रयास कोई करे नहीं करे, मैं तो करूंगा ही। क्योंकि अगर हम अपने आप को बुद्धिस्ट बोलते हैं या अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं या आंदोलनकारी कहते हैं, तो जितने आंदोलनकारी हैं वो सभी हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे रिश्तेदार हैं। तो हम भविष्य में भी कुछ होगा तो मिलजुल करके ही लड़ेंगे। मैं तो जाऊंगा ही, और कोशिश करूंगा कि दूसरे लोग भी जुड़ें, क्योंकि एकता बहुत जरूरी है, समय की मांग है इस समय। नहीं तो फिर आप जानते हैं कि स्थितियां बद से जी जी, बदतर होते ज्यादा समय नहीं लगता। बोले तो बहुत अच्छी बात आपने बोली, और ये बड़ा मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि जिसे आपने कहा मनभेद नहीं होगा, उम्मीद करते हैं कि जो लोग मंचों पे आपको बुलाएं तो आपकी बात को सुनने की हिम्मत भी रखें, कम से कम सुनने की तो हिम्मत रख लें। कम से जी, कम ये तो सोचें कि भाई ये हमारा भाई है, और ये भी कोई बात समाज के अंदर बैठता है, जिस जगह से आया है, इनका भी हक है अपनी बात को रखने का। तो इतना तो जी, कम से कम होना चाहिए। और क्योंकि आप तो अपने चैनल पे सबको ही मौका दिया, और हमने देखा कि जो उन चैनलों के भी हाल जो दलितों के नाम पे और बहुजन समाज के नाम पे आज चल रहे हैं, तो एक उन्होंने भी अपने को अपना आप ही एक्सपोज कर दिया। किसी दूसरे को हम्म, करने की जरूरत नहीं है उसे, हाँ, हाँ, बिल्कुल क्योंकि वो सिवाय जाति अपने जातीय समीकरणों की और कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कर नहीं पा रहे। तो तो मैं तो शुरू से, आप देख रहे हैं, मैं तो डीएमए इंडिया में शुरू से मैं ये कोशिश कर रहा हूँ। पर्सनैलिटी ऑफ द वीक भी हमने जो चालू किया हुआ है उसमें सभी बिरादरी को लेकर के हम बातचीत करते हैं। चाहे वो ब्राह्मण हो, अच्छा काम कर रहा है, जी जी जी, चाहे बिल्कुल वो दलित हो, चाहे कोई भी हो, हम सबको ले रहे हैं। और मेरा उद्देश्य यही रहा है, मैं परिचर्चा में भी कोशिश करता हूँ कि सब मुद्दों पर बैलेंस हो, बातचीत हो। क्योंकि अगर आप मीडिया में हैं
आप चार लोगों को अपनी बात बोलना चाहते हैं, तो दोनों पक्ष को आपको सामने रखना बहुत ज़रूरी है। तो और दलित बहुजन मीडिया के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है कि आपकी ये बात उन तक भी पहुंच जाए कि क्या कहना चाहेंगे, उनका रवैया कैसा है और क्या होना चाहिए। देखिए, इस समय जो है मैं चैनलों का नाम नहीं लूँगा, ना सब नाम अपने मत ली, साथी नाम लोग हैं। मैं नाम लेने का कभी मैं जी, इससे हमेशा अवॉइड करता हूँ नाम को, हाँ, हाँ। क्योंकि मैं नहीं चाहता तो किसी का नाम मैं लूं। लेकिन मैं आपसे मैं केवल ये कह रहा हूँ, आपने देखा है उन ट्रेंड्स को, तो आप क्या चाहते हैं उनसे कि उनका भूमिका क्या होनी चाहिए। नहीं, मैं ये चाहता हूँ, इस समय जो चैनल्स हैं, खासतौर पर जो यूट्यूब चैनल्स हैं, उनकी एक बड़ी भूमिका है इस समय। उनको ये चाहिए कि वो दोनों पक्षों की बात को बराबर से सामने रखें। वो किसी एक पक्ष को बुला करके अपना उसका विपक्ष अपने आप को मत बने। ये जो है मीडिया और पत्रकारिता के नियम के खिलाफ है। मैं पत्रकारिता का विद्यार्थी हूँ और मैं पत्रकारिता को बहुत बेहतर समझता हूँ और समझने की कोशिश भी करता हूँ। मैं कोई ज्ञानी अपने आप को नहीं तो नहीं नहीं, बोल रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। कोशिश करता हूँ। तो पत्रकारिता का यही धर्म है कि आप दोनों पक्षों को बुलाएँ और बातचीत करें। आप अपने चैनल के माध्यम से ये मत सिद्ध कीजिए कि आपकी निष्ठा जो है खास किसी एक जाति के प्रति है। क्योंकि आप भले बोले ना बोले, आपके चैनल के जी दर्शक जी ये बिल्कुल। जान जाते हैं कि आपकी निष्ठा जी जी। किस तरह है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं न कहीं आपका जो चैनल है वो डेमोक्रेटिक नहीं है, आपके चैनल में डाइवर्सिटी नहीं है, आप भी उन्हीं पद चिन्हों पे चल रहे हैं जो सवर्ण मीडिया चला रहा है। उनमें और आप में ज़्यादा फ़र्क बिल्कुल, नहीं है। वो जी। ज्यादा लाइक के चक्कर में ये मामला होता है, क्योंकि वो कंस्टिट्यूएंसी एक मिल जाती है, जाति की कंस्टिट्यूएंसी होती है ना जी, जी, जी। सुनने हाँ, वालों की, कि भाई हमारी जाति के बारे हाँ, में तो ये। सब्सक्राइबर्स बढ़ जाते हैं उसमें। हाँ, लेकिन उससे असल हाँ, में क्या होता है कि ब्रॉडर यूनिटी खत्म हो जाती है, और आप एक केवल भीड़ तबके को बढ़ा रहे हैं, आप एक बौद्धिकता को नहीं बढ़ा हुँ, रहे हैं। नहीं बढ़ा है। तो चलिए संजीव जी, बहुत बहुत आपका आभार और धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि जो संजीव कुशवाहा जी ने इतना विस्तार पूर्वक बताया, और जो उनके दिल की बातें थी, हमारे मित्र लोग सभी साथी लोग हैं, और इतने दिनों से बहुत सारे साथी लोग नहीं बोल रहे हैं, ये भी मैं जानता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग बोले भी हैं। कुछ के बोलने से दुख भी हुआ है, जैसे आप कह भी रहे हैं, और जो है, तो उम्मीद करते हैं कि देखिए, बुद्धिजीवियों के प्रति ज्यादा जिम्मेवारी होती है, साहित्यकारों के ऊपर ज्यादा बड़ी जिम्मेवारी है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को हमको आगे लेके चलना है, जो मिशन था एक सबको अधिकार का, सबको बराबरी का सपना था, उसमें छुआछूत जैसी जो बीमारी है उसको खत्म करने का भी था। तो छुआछूत के सवाल को हम केवल दूसरों से ही खत्म करने के लिए बोले और अपने आप में उसको छुपा के रखें, तो वो कोई बहुत अच्छी बात नहीं होगी। और मैं आशा करता हूँ कि ये बहस चलती रहे, एक सार्थक बहस चलती रहे, और सार्थक बहस के लिए ही हम लोग फिर से प्रयास करते रहेंगे लगातार, सभी मित्रों के साथ बैठ करके, हमारे यहाँ पर बैठे, हम आपके यहाँ बैठे, लेकिन बातचीत करें। और इस बातचीत से सभी जो अनुसूचित जाति के जो सारे समुदाय हैं उनको एक आने की जरूरत है, और एकता के लिए जो है उनके अधिकारों को भी समझना पड़ेगा कि जो वंचित जातियां हैं उनको अधिकार मिले, और वो भी जो है सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए उनके भी लोग आगे आए। इसमें मुझे नहीं लगता कि हमें कोई भी किसी एक सही दिशा में सोचने वाले व्यक्ति को कभी भी इसमें कोई भय नहीं होना चाहिए, ना कोई डर होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो अब इतने आगे बढ़ चुके हैं कि वो अपनी प्राइवेट कंपनीज खोल रहे हैं। यही लोग बात करते हैं कि प्राइवेट अपने निजी हॉस्पिटल्स हैं, तो जिनको मौका नहीं है उनको कम से कम अवसर दे दे, तो एक बहुत बड़ा दिल दिखाने की भी जरूरत है, जो मैं कहता हूँ। बिल्कुल। तो क्योंकि जाते-जाते मैं भी आपको कहूँगा कि आपने मुझे बुलाया अपने प्लेटफ़ॉर्म में बातचीत करने के लिए, और इसीलिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। और मैं आभारी हूँ आपका कि जो बात है वो मेरी काफ़ी लोगों तक जाएगी। कम से कम लोग दूसरे पहलू को भी समझेंगे और जी विचार करेंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, जय भीम धन्यवाद आपका। संजीव जी। जय हिंद, जय